हेलो बच्चों, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ नौशाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री विद नौशाद सर। हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो हमने क्लास 11th का बायो का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ पढ़ा था, जैसे सेल क्या होता है हमने देखा, फिर सेल ऑर्गेनाइज होकर के क्या बनता है, यानी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमने ये भी देखा कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब आए थे, जिन्होंने डेड सेल का खोज किया था। फिर उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब आए थे, जिन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था। फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, फिर सेल थियरी आई, फिर उसके बाद रूडोल्फ विर्चो साहब आए। यानी ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। रूडोल्फ विर्चो के बारे में एक बार फिर से मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि जो रूडोल्फ विर्चो साहब थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था ओमनीज सेलुला ई सेलुला का, और उनका ईयर था 1855। जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था वो कंसेप्ट था ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ये कंसेप्ट दिया था। इसका क्या मतलब हो रहा है, ओमनीज का क्या मतलब है, सेलुला का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। रूडोल्फ विर्चो साहब ने कहा था जो ओमनीज है उसका मतलब होगा यहाँ पर न्यू। सेलुला का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, जिसको बोलते हैं सेल। ई का मतलब बताया गया था प्री एग्जिस्टिंग, और यहाँ सेम सेलुला का मतलब भी सेल। यानी रूडोल्फ विर्चो साहब ने वही कंसेप्ट दिया था कि जब इनसे पूछा गया कि, या रूडोल्फ विर्चो साहब ने जब अदर साइंटिस्ट से पूछा कि आप लोग सेल के बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं, थियरी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो बताइए जो सेल के बारे में आप लोग बता रहे हैं वो आया कहाँ से था। तो यही रूडोल्फ विर्चो साहब ने बताया था, ओमनीज सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट अपना 1855 में दिया था, जिसका मतलब होता है ओमनीज का मतलब न्यू, सेलुला का मतलब सेल, ई का मतलब प्री एग्जिस्टिंग, सेलुला का मतलब सेल। यानी उन्होंने यही बात कहा था ना कि इस धरती पर एक सेल पहले से ही प्रेजेंट था, वही सेल डिवाइड करता गया करता गया करता गया, और आज इतनी डाइवर्सिटी या इतने ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में हमने देख चुका था। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। यानी एनसीईआरटी कहती है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी एक नज़र हम सेल पे डालें तो देखिए क्या होता है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है जो बहुत पहले से हो, या जिसको फाल्स भी बोल सकते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, या बहुत जो जल्दी में आए हो। तो यहां पर सेल के बारे में देखें तो प्रोकैरियोटिक उसको बोला जाता है नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनल हम यहां कर देते हैं ऑर्गेनल्स। यानी एनसीईआरटी कहती है प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलेंगे या उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कि जिनके पास ऑर्गेनल तो होंगे लेकिन किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसी का अपोजिट करके हम यूकैरियोटिक में लिख सकते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होगा उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑर्गेनल तो होगा लेकिन किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा उन्हें बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। जैसे हम बात कर ले, अगर हम अपनी बात कर ले इंसान की, तो हमारे पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस की ही बात कर लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो जो ये प्रोकैरियोटिक में ऐसे कुछ ऑर्गेनल पाए जाएंगे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, या इसी को हम बोल सकते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होंगे।
तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट बोलना हो तो हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस भी हम इसको बोल सकते हैं। ये तो हो गया ऑर्गेनल की बात कि अगर ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं और उन ऑर्गेनल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर बात आती है कि डीएनए क्या, कि हमारे अंदर तो ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब इनका कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ही नहीं तो डीएनए होगा कहाँ? तो आइए देख लेते हैं। इनका जो डीएनए होता है, एनसीईआरटी कहती है लाई नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी जो इनका डीएनए होता है लाई नेकेड, सॉरी इस तरह पूरा लिख दो, एक मिनट। डीएनए लाई नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी जो डीएनए इनका होता है वो नेकेड, नेकेड का मतलब होता है बिखरा हुआ, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, तो हम अपना अगर बात कर लें, डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो डीएनए हमारा होता है वो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। इसी डीएनए को हम बोलते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, कैरी जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो बच्चे पैदा होते हैं, आप लोग देखे होंगे जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं, कलर में भी मिलते जुलते हैं, हाइट में भी मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी जो मम्मी पापा से जेनेटिक मटेरियल बच्चों में जा रहा है वो ले जाने का काम डीएनए करता है। और हम लोगों के केस में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, हम इसको आगे अभी देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एनसीईआरटी ने बताया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कुछ लिख दें यहाँ पर, तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे ER जिसका फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट होता है GB जिसका फुल फॉर्म होता है गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी होते हैं, हम यहाँ ETC कर देते हैं। ये सब जो स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो हम तो पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, या इसी को और लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं कि दीज स्ट्रक्चर्स आर मेम्ब्रेन लेस। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के केस में। लेकिन अगर इन्हीं सब का बात हम यूकैरियोटिक में करें तो हमारे यूकैरियोटिक में क्या है, ER फुल फॉर्म यहाँ लिखा हूं, दोबारा अब नहीं लिख रहा हूं, GB माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ये सब जो ऑर्गेनल हैं ये सब यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन अगर वही प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है तो मेम्ब्रेन लेस देखने को हमें मिलता है। ये था हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कुछ डिफरेंस था। हम यहाँ एग्जाम्पल एक लिख दे रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में कौन आता है। प्रोकैरियोटिक में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है। अगर यूकैरियोटिक की हम बात कर ले तो इसमें एनिमल आ जाते हैं, और भी तमाम एग्जाम्पल्स आते हैं, हम एक एक लिख दे रहे हैं, ETC हम यहाँ कर दे रहे हैं।
ये है। आगे आप लोग जब जाओगे पढ़ोगे तो एक किंगडम आता है मोनेरा, सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो उसमें एनसीईआरटी कहती है बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी जो किंगडम मोनेरा आता है उसमें केवल और केवल बैक्टीरिया ही आता है, इस बैक्टीरिया के अलावा मोनेरा में कोई नहीं आता है। तो आगे एनसीईआरटी इसके बारे में डिटेल में भी बताती है और मोनेरा में भी बताती है। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में इतना कुछ, तो ये नोट कर लीजिए इसे। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा राइबोसोम का। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जहां पर यानी हमारे शरीर में जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम के अंदर ही देखने को मिलता है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्वेडबर्ग साहब, उन्होंने आए और उन्होंने इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ाई किया तो उनको देखने को क्या मिला कि उन्होंने कहा इन प्रोकैरियोटिक में अगर हम जाएं और हम अगर इन यूकैरियोटिक में अगर हम जाएं तो जो राइबोसोम की यूनिट मिलती है वो दो यूनिट होती है। एक होती है 70s, हम यहाँ दोनों यूनिट लिख दे रहे हैं, एक को बोलते हैं हम 80s, एक को बोलते हैं हम 70s यूनिट। एस यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट को बोलते हैं, यानी जो स्वेडबर्ग साहब थे यानी स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये यूनिट के बारे में बताया था। तो उन्हीं का फर्स्ट लेटर एस डिनोट करता है स्वेडबर्ग, वहीं से हमने ये लिया है। तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या कहा कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें केवल और केवल ओनली फाउंड 70s राइबोसोम, इसमें केवल 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो फिर बात आती है कि प्रोकैरियोटिक तो ठीक है, अभी इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था ढेर सारे ऑर्गेनल भी देखे थे प्रोकैरियोटिक, तो ये 70s वाला होता कहाँ है इनके में। तो आइए, जो 70s प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है ये पाया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल 70s राइबोसोम पाया जाता है और वो भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। तो अब बात आती है यूकैरियोटिक में क्या पाया जाएगा। हमने तो केवल 70s देख लिया, 80s अभी नहीं देखा है। तो अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 70s तो हो गया है अब बच रहा है केवल 80s, तो 80s इसमें होगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। इसमें क्या होता है यूकैरियोटिक में 80s एंड 70s बोथ आर फाउंड, यूकैरियोटिक में दोनों पाए जाते हैं, 70s वाला भी और 80s वाला भी, दोनों पाए जाते हैं इसमें। तो अब इसमें भी बात आती है कि 70s प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया में था, तो इसमें कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो आइए बता देते हैं। इसका जो 70s वाला है इन साइटोप्लाज्म एंड प्लास्टिड, इनका 70s माइटोकॉन्ड्रिया में था, इनका साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड में पाया जाएगा 70s वाला। साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड में 70s वाला पाया जाएगा, किसमें, यूकैरियोटिक के केस में। तो अब 80s वाला इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड RER, इसमें पाए जाते हैं इनका 80s वाला। माइटोकॉन्ड्रिया और RER में 80s पाया जाता है। RER का फुल फॉर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं, RER का फुल फॉर्म होता है रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये इसका फुल फॉर्म RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से हम बता दें, प्रोकैरियोटिक में केवल 70S पाया जाएगा, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यूकैरियोटिक में 80S 70S दोनों पाए जाएंगे। अब पर्टिकुलर अगर बात करें कि 70S कहाँ पाया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड में पाया जाएगा, और 80S कहाँ पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया और RER के अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें बात आती है कि ये जो दो यूनिट दिख रहे हैं, इसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की बात आती है। तो हमें यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। हमें यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, जो नंबर बड़ा होगा वो लार्जर यूनिट, जो नंबर छोटा होगा वो छोटा यूनिट। तो लार्जर यूनिट को हम बोलते हैं 80S, स्मॉलर यूनिट को हम बोलते हैं 70S। अब इसको भी हम जब डिवाइड करते हैं तो इसमें भी हमारे पास दो यूनिट आती है, इसको बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। सेम उसी तरीके से 70S वाले में भी हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। तो हमने तो यहाँ बना दिया, एक लार्जर है, एक स्मॉलर है, एक लार्जर है, एक स्मॉलर। तो अब बात आती है कि 80S वाले में लार्जर कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा, 70S वाले में लार्जर कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा। तो जो लार्जर सब यूनिट 80S का है वो होता है 60S, और जो इसका स्मॉलर होता है उसको बोलते हैं 40S। सेम उसी तरह 70S में जाए तो जिसका लार्जर यूनिट होता है उसको बोलते हैं 50S, और जो स्मॉलर वाला होता है उसको बोलते हैं 30S। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 60 और 40 को ऐड करने पर तो 100 आ रहा है, 50 और 30 को ऐड करने पर तो 80 आ रहा है, तो ये दोनों तो यूनिट गलत हो गया, या ये दोनों गलत होगा, या ये दोनों यूनिट ब्रेक करने में गलत हो गया। तो ये गलत नहीं है, यहाँ पर आपको मैथ नहीं यूज करना है। यहाँ पर जो स्वेडबर्ग साहब थे उन्होंने ही इसको डिवाइड करके हमें बताया था कि जो लार्जर सब यूनिट हमें देखने को मिली है वो 60S वाली मिली है, और जो स्मॉलर सब यूनिट देखने को मिली है वो 40S वाली मिली है। सेम उसी तरीके से इसमें भी 70S को भी जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डिटेल में पढ़ा, तो उनको दो यूनिट मिली, एक का नाम था 50 सब यूनिट और एक का नाम था 30S सब यूनिट वाला। तो यहाँ पर मैथ यूज मत करिएगा। यहाँ हम बता दें 80 इवन नंबर दिख रहा है, तो इसको जो ब्रेक किया गया है दो यूनिट में वो भी हमें इवन नंबर ही देखने को मिल रहे हैं, 60 और 40। यहाँ बच्चे लर्न करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 70 वाले को देख लीजिए, ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर में ये दोनों ब्रेक हुए हैं 50 और 30। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इवन यूनिट का इवन सब यूनिट, ऑड यूनिट का ऑड सब यूनिट। तो बिना कंफ्यूजन के लर्न ये होना चाहिए इस तरह। 80 वाले में 60-40 होता है, 70 वाले में 50-30 होता है। ये था हमारे पास राइबोसोम के बारे में इतना कुछ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं फिर। हम अब कुछ हमने ये बेसिक चीज इतना पढ़ा, तो फिर एनसीईआरटी कहती है कि कुछ हमारे पास जो सेल होते हैं
वो साइज, शेप और एक्टिविटीज में अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। यानी अब ऐसा तो है नहीं कि हम इतने बड़े हैं तो हमारा जो शेप होगा या जो हमारे सेल की साइज होगी वो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होगा। जैसे एनसीईआरटी एक एग्जांपल बताती है ऑस्ट्रिच एग लेकर के, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, अगर उसका कंपैरिजन हम किसी मुर्गी के अंडे से किया जाए तो क्या उसका शेप सेम देखने को मिलेगा? तो वही एनसीईआरटी हमें यहाँ बताती है। तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं कि जो सेल होता है वेरी ग्रेटली इन किसमें अलग अलग सेल देखने को मिलता है। तो वेरी ग्रेटली इन शेप, यानी जो सेल का शेप होता है अलग दिखता है। कैसे दिखता है हम अभी दिखा दे रहे हैं। शेप, साइज, जो सेल का साइज होता है वो भी अलग अलग होता है। कैसे दिखता है हम अभी दिखाएंगे। एंड एक्टिविटीज का मतलब वो कौन सा काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी सेल अलग अलग देखने को मिलता है। तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं साइज की, साइज ऑफ द सेल। अगर हम सेल की साइज पर जाएं तो साइज कैसा कैसा देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि साइज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, यानी अलग अलग सेल में जाएंगे तो अलग अलग सेल की अलग अलग साइज देखने को मिलता है। तो आइए हम यहाँ बता देते हैं कौन से हम साइज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला एनसीईआरटी ने बताया है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। सबसे पहली एनसीईआरटी कहती है माइकोप्लाज्मा। इसी माइकोप्लाज्मा को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं जिसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर यानी इस चैप्टर में केवल हम इसकी साइज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए हमको देखना क्या है, ये एक सेल है, इसका साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी साइज क्या होती है हमें वो देखना है। तो इसकी जो साइज होती है इसको बोलते हैं 0.3 माइक्रोमीटर, या हम इसी को एनसीईआरटी कहती है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे छोटा जीवित सेल अगर कोई है तो वो है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे छोटा ये सेल होता है, लिविंग सेल है। ये आया हुआ नीट का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये लर्न होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है। तो द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज माइकोप्लाज्मा। ये 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। अब यहाँ एक बात हम बता दें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नीट में क्वेश्चन आया हुआ था तो कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, और वो ये था कि ये जो बात चल रही है ये बात चल रही है थियरी की। यानी ये जो डेटा दिया है, जब थियरी आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे उसके थियरी में जब जाएंगे तो थियरी में लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक उसी के नेक्स्ट पेज आप पलटेंगे तो आपको डायग्राम दिखेगा। उस डायग्राम में भी एनसीईआरटी कहती है कि जो पीपीएलओ का साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये है इसकी साइज माइकोप्लाज्मा का। यानी माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर गिवन इन थियरी एंड 0.1 माइक्रोमीटर मेंशन इन द डायग्राम। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कौन सा, अगर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आता है तो हम कौन सा आंसर मारेंगे। तो अगर ऑप्शन दोनों होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी बना होगा, या अगर एक होगा तो आप देख के खुद मार सकते हैं। एक होगा तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख के मार सकते हैं। ठीक, ये था माइकोप्लाज्मा की साइज के बारे में। नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो कितना होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो होता है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। ये किसमें साइज दिया है? थियरी में है। थियरी आप जब पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया की साइज दी है
कि 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। फिर वही सेम बात आती है यहाँ पर डायग्राम की, कि इसका भी डायग्राम में कुछ अलग डेटा दिया है। तो आइए देख लेते हैं। इसका जो दिया है वो दिया है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, यानी 1 to 2 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में यही दो डेटा हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं। थियरी में कुछ अलग दिया है, डायग्राम में कुछ अलग दिया है, और जितने भी दिया है साइज उसका सब का सब थियरी से ही केवल रिलेट किया है। इन दो का थियरी में ये है, यानी माइकोप्लाज्मा का थियरी में दिया है 0.3 माइक्रोमीटर, डेटा में या सॉरी डायग्राम में दिया है 0.1 माइक्रोमीटर, और उसी तरह बैक्टीरिया में थियरी में दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड डायग्राम में दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब इसी के बाद नेक्स्ट आता है नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल के बारे में तो एनसीईआरटी ने नर्व सेल के बारे में कोई डेटा नहीं दिया, बस डायरेक्ट कह दिया है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल, यानी ये कुछ बड़ी सेल होती है, अगर अदर ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन किया जाए तो ये लगभग बड़ी निकलती है, लेकिन साइज क्या है एनसीईआरटी ने नहीं बताया। इसी के बाद नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रिच एग, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एनसीईआरटी इसको कहती है लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ा सेल अगर कोई है तो वो है ऑस्ट्रिच एग, और नर्व सेल को लिखा है सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल। इन दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, देख लीजिएगा। ऑस्ट्रिच एग के लिए डायरेक्ट वर्ड यूज किया गया है लार्जेस्ट सेल, लेकिन नर्व सेल के लिए किया गया है सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल, यानी कुछ सेल से ये बड़ा होता है नर्व सेल। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइज की बात करती है एनसीईआरटी, टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल, यानी कहते हैं यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो कितना होता होगा। तो इसको एनसीईआरटी कहती है 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, यानी 10 to 20 माइक्रोमीटर जो साइज होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल की। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वायरस के बारे में। वायरस के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ये होती है वायरस की साइज। सबसे छोटा होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ये देख लीजिए, ये है वायरस का हमारे पास साइज। ये मतलब नर्व सेल से लेकर के केवल थियरी में मेंशन किया है, केवल इन दो का थियरी और डायग्राम में अलग अलग मेंशन किया है, तो हमें दोनों डेटा लर्न होने चाहिए। ये है वायरस के बारे में। इतना हमारे पास साइज दिया हुआ है। ये था साइज के बारे में कि जो सेल की साइज होती है वो कितना होती है, कैसे कैसे होती है, इतना है हमारे पास। एक हाँ एक दिया उसका लास्ट है ये वाला, ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी की साइज की भी एनसीईआरटी बात करती है। जो हमारी आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल जो हमारी होती है उसकी साइज क्या होती है, तो एनसीईआरटी ने कहा है जो हमारी होती है उसकी होती है 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी की जो साइज होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। ये 7 साइज एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें से 2 थियरी में भी डायग्राम में भी दिया है, और जो नर्व सेल से नीचे के 5 बच रहे हैं वो केवल और केवल थियरी में डायरेक्ट मेंशन इस तरह किया। तो सब डेटा लर्न होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये था साइज के बारे में। मैं यहाँ लिखा हूँ साइज तो हो गया, शेप भी हमको देखना है, शेप के बारे में भी देखना है। तो आइए शेप का हम इधर लिख देते हैं, ठीक। शेप वाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। शेप का हम इधर लिख दे रहे हैं। तो आइए हम शेप के बारे में देख लेते हैं।
तो जो पहला दिया है शेप की बात एनसीईआरटी कहती है वो है आरबीसी, दूसरी बात करती है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का शेप क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है? तो जो शेप आरबीसी का होता है वो होता है राउंड एंड बाइकॉनकेव। राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है शेप आरबीसी का। यहाँ राउंड एंड बाइकॉनकेव है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप में था कि आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ बच्चों ने अधिकतम सही मार्क आया था। ये देख लीजिए कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है यहाँ पर। आरबीसी का जो शेप है राउंड एंड बाइकॉनकेव। ठीक उसी प्रकार से अगर डब्ल्यूबीसी की हम बात कर लें तो जो डब्ल्यूबीसी की होती है वो होती है अमीबॉइड शेप। अमीबा यानी अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है, उसी तरह डब्ल्यूबीसी का भी कोई शेप फिक्स नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म हम लिखते हैं, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, और आरबीसी का होता है, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम भी होता है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब जाएंगे तब वहां पर देखेंगे। आरबीसी को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं दूसरे नाम से ल्यूकोसाइट। तो अभी के लिए हम वो नहीं देख रहे हैं, अभी के लिए हम बस शेप देख रहे हैं कि शेप कैसा होता है। डब्ल्यूबीसी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉल्यूमनार। कॉल्यूमनार, ये कॉल्यूमनार सेल कौन सा होता है? इसी क्लास 11th में एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल सेल, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कॉल्यूमनार सेल के बारे में डिटेल में। अभी के लिए फिलहाल कॉल्यूमनार सेल का जो साइज होता है वो होता है लॉन्ग। एनसीईआरटी ने इसको बताया है कि ये जो होता है लॉन्ग, इसका शेप होता है, लंबा होता है कॉल्यूमनार सेल। अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह बना के दिखा सकते हैं हम आपको। इस तरीके से कॉल्यूमनार होता है। अगर अमीबॉइड को भी हम बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, सॉरी किसी भी तरह बना दीजिए, जो भी बनाएंगे वो हो जाएगा अमीबा से, जो भी बना देंगे। और इसका तो राउंड होता है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है 3D में बनाना, तो इस तरीके से इसका दिखता है। ठीक, 3D में पॉसिबल नहीं है वो, तो हम अमीबॉइड शेप दिखा दिए, राउंड शेप दिखा दिए, कॉल्यूमनार दिखा दिए कैसा दिखता है। कॉल्यूमनार सेल जो होता है लॉन्ग होता है हमारे पास। लॉन्ग एंड इलांगेटेड भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एनसीईआरटी लिखती है इलांगेटेड भी, लंबा होता है इलांगेटेड। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्व सेल। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? नर्व सेल का जो शेप होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, यानी लंबा होता है और ब्रांचेज निकली होती है। ये कैसा दिखता है हम यहाँ बना के आपको दिखा दे रहे हैं। हम बस एक रफ डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं आपको कि दिखता कैसे है बस। ठीक, ये एक रफ डायग्राम हमने केवल बनाया है कि देखिए लॉन्ग यानी बड़ा है, और ब्रांच का यहाँ पर सेंस है, ये ब्रांचेज निकली हुई है, ये ब्रांचेज निकली हुई है, यहाँ पर ये सेंस है, यानी जो नर्वस सेल होता है लंबा होता है और ब्रांचेज। हम केवल रफली डायग्राम में बना के आपको दिखाएं कि दिखता कैसा है नर्वस सेल। फिर इसी के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रैकिड, हम नीचे लिख दे रहे हैं इसको थोड़ा।
ट्रैकीड के बारे में हम नीचे लिख दे रहे हैं। ट्रैकीड कैसा दिखता है? तो एनसीईआरटी ये 4 के बारे में बताती है, फिर ट्रैकीड वाले में आती है। तो ट्रैकीड को बोलती है एनसीईआरटी जो दिखता है हमारा वो। एक लास्ट और लिख लेते हैं फिर बता देते हैं। मेजोफिल सेल, बस ये 2 है लास्ट। शेप के बारे में बताइए। जो मेजोफिल सेल दिखता है वो भी हमको दिखता है राउंड शेप का। सॉरी, ओवल दिखता है, इसको ओवल लिख देते हैं। मेजोफिल सेल जो होता है ओवल शेप हमें दिखता है। ओवल का मतलब अंडे के जैसे, इस तरह। कुछ इस तरह हमें दिखता है मेजोफिल सेल ओवल शेप का। ट्रैकीड कैसा दिखता है? ट्रैकीड को एनसीईआरटी कहती है इलांगेटेड, ये दिखता है, लंबा होता है। ये भी हमारे पास दिखते हैं ट्रैकीड। ये था हमारे पास सेल के बारे में कुछ साइज और शेप के बारे में। शेप में आरबीसी दिया है जिसका राउंड बाई कॉन्केव होता है। डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड शेप होता है। कॉलुमनार सेल का लॉन्ग एंड इलांगेटेड। नर्व सेल का लॉन्ग एंड ब्रांच होता है। ट्रैकीड का इलांगेटेड। और मेजोफिल सेल का ओवल शेप का होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए, साथ बनाए रखिए। थैंक यू आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।